क्यों इंडिया और चाइना सिर्फ इन दो देशों में ही अकेले दुनिया की ऑलमोस्ट 40% आबादी रहती है। पृथ्वी के 170 देशों में जितनी आबादी रहती है उससे ज्यादा आबादी तो अकेले इंडिया और चाइना इन दो देशों में ही रहती है। ये कुछ वियर्ड नहीं है क्या? अगर आप इस वर्ल्ड पॉपुलेशन मैप को ध्यान से देखोगे तो हमारी पृथ्वी का ऑलमोस्ट 3/4 से भी बड़ा हिस्सा कंप्लीटली वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन अब जरा एशिया की तरफ अपनी नजर बढ़ाओ। यहां पर इंडिया और चाइना इन दो देशों में मिलकर 2.7 बिलियन यानी कि 270 करोड़ लोग रहते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड की 36% पॉपुलेशन सिर्फ इन्हीं दो देशों में ही मौजूद है। और ये दोनों देश भी सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट एशिया में ही मौजूद है। हाउ इज दिस पॉसिबल? आई मीन पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज है, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ यही एक कॉन्टिनेंट के यही दो देश स्पेशल आखिर क्यों है? वेल, इसका जवाब ढूंढने के लिए ना चलिए चलते हैं पृथ्वी के इतिहास में, जहां ही मिलेंगे हमें इससे जुड़े सभी राज दफन। शुरुआत करते हैं उस दौर से जब मॉडर्न होमोसेपियंस यानी कि हम इंसान एक नए नवेले प्रजाति के रूप में पहली बार पृथ्वी पर अपने कदम रखे थे। आज माना यह जाता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी, लेकिन इसके 2,95,000 ईयर्स बाद जहां बाकी की दुनिया में इंसान इतने पिछड़े थे कि वो गुफाओं में रहा करते थे, लेकिन उसी दौरान इंडियन सबकॉन्टिनेंट में डबल स्टोरीड बिल्डिंग्स बन चुके थे। मैं बात कर रहा हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये उस समय पूरी दुनिया का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि यह दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन भी था। आज आईवीसी के काफी सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अवेलेबल है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो इनके सिटीज एक्सट्रीमली वेल प्लान्ड थे। इन्होंने एक अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम तक बना लिया था, ड्राइंग रूम्स यहां पर थे, क्रिमेशन ग्राउंड्स, द ग्रेट बाथ, यहां तक कि वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन शिपिंग पोर्ट्स लोथल, ढोलावीरा और सुटका गेंडोर तक इन्होंने कंस्ट्रक्ट कर लिया था। अब मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इसे पूरी दुनिया का द मोस्ट पॉपुलस सिविलाइजेशन माना जाता है। आईवीसी के दौरान इंडिया की पॉपुलेशन 100 से 140 मिलियन थी, जो कि पूरी दुनिया का 1/5 पॉपुलेशन हुआ करती थी। अब इसी दौरान जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश हो रहा था, तभी ही इससे 4000 किलोमीटर दूर चाइना में भी एक सिविलाइजेशन फल फूल रही थी, द चाइनीज सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशन ह्वांगहो से यांगजे रिवर बेसिन पर लोकेटेड थी, जिसका कैपिटल अन्यांग सिटी था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ये प्रूव करते हैं कि इन्होंने भी काफी वेल प्लान्ड सिटीज डेवलप कर रखी थी, जहां इन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज, वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज और इवन मिलिट्री सेटलमेंट्स तक कंस्ट्रक्ट करके रख लिया था। इस सिविलाइजेशन के भी पीक पर यहां पर इनकी पॉपुलेशन करीब 60 मिलियन तक पहुंच चुकी थी, यानी कि 6 करोड़ लोग। अब माना कि इन दोनों सिविलाइजेशन की शुरुआत पहले हुई थी, यानी कि इन्हें एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों सिविलाइजेशंस के बाद भी तो दुनिया के बाकी हिस्सों में भी कई सारे सिविलाइजेशंस बने, बट फिर अंत में इन्हीं दो कंट्रीज में ही आखिर क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलेशन रह गई? वेल, इसके ना हमारी रिसर्च के हिसाब से 3 मेजर कारण हैं। नंबर 1, फिजियोग्राफी। अगर आप इस मैप में देखोगे तो इंडिया के नॉर्थ का द ग्रेट हिमालयन रेंज और चाइना के नॉर्थ का चैंगबाई माउंटेन रेंज दोनों ही अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में एक नेचुरल बैरियर का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हिमालयन रेंजेस इंडिया को नॉर्थ से आने वाली कोल्ड साइबेरियन विंड से प्रोटेक्ट करते हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ इसी हिमालयन रेंज की वजह से इंडिया में साउथ से आने वाली ट्रेड विंड्स ब्लॉक होती है, जिससे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बारिश होती है। ठीक वैसे ही चाइना की चैंगबाई माउंटेन रेंज ईस्ट एशियन मानसून विंड्स को ब्लॉक करके चाइना में बारिश करवाती है, और यही चैंगबाई माउंटेन रेंज चाइना को कोल्ड सर्बियन विंड से भी बचाती है। सो बेसिकली अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से इन रीजन्स को 3 मेजर एडवांटेजेस मिले। नंबर 1, इंडिया में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया एक वाटर सफिशिएंट जोन है। हमारे देश में ऑलमोस्ट 400 से भी ज्यादा मेजर नदियां बहती है। चाइना में तो इंडिया से भी ज्यादा 1500 मेजर नदियां बहती है। नंबर 2, क्योंकि ये रीजन्स माउंटेन से सराउंडेड थे और उन पर बारिश भी रेगुलरली होती थी, तो इनके प्लेन्स यानी कि वैली रीजन में फर्टिल एलुविलियल सॉइल की कोई कमी नहीं थी। आज भी इंडिया और चाइना में ये सारे रीजन्स की सॉइल काफी फर्टाइल है, यानी कि हाईली कल्टिवेटेबल है। नंबर 3, दोनों ही कंट्रीज के माउंटेन्स ने सर्बिया से आने वाली ठंडी हवाओं को ब्लॉक किया, जिससे इन देशों के टेम्परेचर्स ह्यूमन लाइफ के लिए हैबिटेबल बने। यानी कि बेसिकली इन रीजन्स में एक्सट्रीम ठंडी
या एक्सट्रीम गर्मी नहीं हुई और ये रीजन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन और द ग्रेट चाइनीज सिविलाइजेशन की शुरुआत के लिए एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बने। लेकिन इसके अलावा भी जैसे जैसे लोग इंडिया में इंडस रिवर और चाइना में यांगत्सी रिवर के बैंक्स में सेटल होना स्टार्ट किए, उन्होंने एक नया इन्वेंशन कर लिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। ये डिस्कवरी बेसिकली पूरे ह्यूमन एवोल्यूशन की हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया में जहां भी ह्यूमन सेटलमेंट्स थे, जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहां पे ह्यूमंस हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे, यानी कि नोमैड्स थे, जो अपने सर्वाइवल के लिए कंप्लीटली मदर नेचर पर ही डिपेंडेंट थे। लेकिन डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट से इंडिया और चाइना में ह्यूमंस सेटल हो पाए और एक सिविलाइजेशन खड़ी कर पाए। अब अगर आप मैस्लोज नीड हायरार्की वाले मॉडल से फेमिलियर हो तो आपको पता होगा कि ह्यूमंस के सबसे बेसिक नीड्स होते हैं फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। ये ह्यूमंस के सबसे प्राइमरी नीड्स है जो इन दोनों भी रीजन्स में अच्छे से फुलफिल हो रहे थे, और इसीलिए ज्योग्राफिकल लोकेशन ही सबसे पहला रीजन बना कि दोनों सिविलाइजेशंस में पॉपुलेशन ग्रो कर पाई। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की, जो कि क्वाइट पैराडॉक्सिकली था राइस कल्टीवेशन। आज पूरी दुनिया का माइंडसेट कुछ ऐसा हो गया कि सभी प्रोटीन्स के पीछे भागते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को अनहेल्दी मानकर उसे साइडलाइन कर देते हैं। लेकिन क्वाइट पैराडॉक्सिकली वही कार्ब, वही राइस, जो आज भी इंडियन डाइट का एक मेजर इंग्रेडिएंट है, एक मेजर रीजन बना जिस वजह से हमारे पूर्वज अपनी तादाद को बढ़ा पाए। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। देखो, जैसे हमने डिस्कस किया, इंडिया और चाइना के इस बेल्ट में एक तो प्लेन एरियाज हुआ करते थे, सॉइल फर्टाइल थी, प्लस नदियों की वजह से वहां पर पानी का भी भरमार था। मतलब ऑल इन ऑल ये एक परफेक्ट एनवायरनमेंट था राइस के कल्टीवेशन के लिए। नाउ राइस का सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? ये एक मैसी लेवल पर पॉपुलेशन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज भी था। इसकी खेती एक बड़ी ही लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी है, इसमें काफी सारे लोग लग जाते हैं और काफी ज्यादा मेहनत भी लगती है। पर इसका यही डिसएडवांटेज इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन के लिए एक मेजर ट्रिगर पॉइंट बना, क्योंकि अब इस रीजन के लोगों ने ज्यादा बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए ताकि खेत में मदद करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हेल्पिंग हैंड्स आ सके। अब इससे बेसिकली राइस अपने आप में ही एक मेजर रीजन तो बना ही बिहाइंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लेकिन इसका एक और एक डोमिनो इफेक्ट भी क्रिएट हुआ इससे, क्योंकि अब इंडिया और चाइनीज रीजन के लोगों को खाने की कोई कमी नहीं थी, यानी कि इनका अब रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो वाला हिसाब नहीं था, इसीलिए दे कुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स एज वेल। सो इसी दौरान इन रीजन्स में शुरुआत हो गई कई आर्टिस्टिक इन्वेंशंस की। गोल्ड, ज्वेलरी, आइवरी सील्स, कॉटन टेक्सटाइल्स, कॉपर एंड ब्रॉन्ज, फिश हुक्स, प्रीशियस स्टोन से बने नेकलेसेस, वेपन्स। बेसिकली इन रीजन्स के लोगों ने ऐसे कई सारे इन्वेंशंस को बनाना और उससे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया था कि चाइनीज सिविलाइजेशंस में वेपन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के भी रिकॉर्ड मिले। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी काफी सारे फैक्ट्रीज मिले थे जो कई सारे प्रोडक्ट्स का मास प्रोडक्शन करते थे। वहां पर तो 3 पोर्ट्स भी मिले थे जहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी दुनिया से ट्रेड करती थी। इनफैक्ट सिल्क रूट की शुरुआत भी तो इसी दौर में हुई थी, जो चाइना से इंडिया होकर और फिर वेस्ट की ओर यूरोप तक जाता था। अकेले इस रूट से ही ट्रेड करके इंडिया और चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड के जीडीपी का 50% कंट्रीब्यूट करती थी। सो बेसिकली इससे हुआ ये कि हमारे पास सोना काफी जमा हो चुका था, क्योंकि हम काफी समय से स्पाइसेस, टी, आइवरी, कॉटन, वुल, प्रीशियस मेटल्स जैसी चीजें दुनिया भर में बेचकर उनके बदले में गोल्ड ट्रेड किया करते थे। और इसीलिए आज हम कहते हैं ना, भारत एक टाइम पर सोने की चिड़िया हुआ करती थी। ये इसी दौर की बात है। लेकिन वो कहते हैं ना, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है। इस तरक्की से हुआ ये कि ये रीजन्स पूरी दुनिया के आंखों के सामने भी आ गए। अब दुनिया के सभी देशों के ऑलमोस्ट सभी सिविलाइजेशन इन रीजन्स में आकर ट्रेड करना चाहते थे, और इसी वजह से हुआ ये 518 BC से ऑलमोस्ट 2464 इयर्स तक, यानी कि 1947 तक, ब्रिटिशर्स के जाने तक हम पर कंटिन्यूअसली 200 से ज्यादा इन्वेजन्स और वेव्स ऑफ माइग्रेशन हुए। अब चाइना में अगर आप देखोगे तो यहां थ्रू आउट हिस्ट्री सिर्फ 5 ही माइग्रेशंस हुए, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनने के बाद तो चाइना कंपैरेटिवली और भी ज्यादा सेफ हो गया। और इसीलिए अगर आप इनके पॉपुलेशन ग्राफ को देखोगे तो इनका पॉपुलेशन ग्रोथ
ज्यादा स्टेबल और ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड दिखाता है इंडिया के मुकाबले। इंडिया के केस में इन्हीं इन्वेजन्स ने एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक लॉस क्रिएट किया। इंडिया की कहानी तो आप जानती हो, क्या हालत थी जब ब्रिटिशर्स इंडिया को लूट कर चले गए थे। अब हालांकि इंडिया में उन इन्वेजन्स की वजह से इंडिया की पॉपुलेशन का भी लॉस हुआ था। जैसे बंगाल फैमिन का तो केस आप जानती हो, हमारे देश की 1/3 आबादी पूरी तरीके से वाइप आउट हो गई थी। अब नेक्स्ट अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज पे आए तो वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ये कंट्रीज रिकवर हो जाती, बट तब तक यूएस और यूके जैसी कंट्रीज में बर्थ कंट्रोल पिल्स इंट्रोड्यूस हो गए थे, जिनके पॉपुलर होते ही वहां का बर्थ रेट ड्रास्टिकली गिरने लग गया। लेकिन इंडिया में तो 19वीं सेंचुरी की बात छोड़ो, आज 2024 तक ये हाल है। चॉकलेट फ्लेवर। और तभी भी इंडिया और चाइना में तो अलग ही लेवल का ट्रेंड चल रहा था। चाइनीज डिक्टेटर माओ जेडोंग ने चाइना में बच्चे पैदा करने को एक नेशनल ड्यूटी बता दी थी। वो चाहते थे कि चाइनीज माएं ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, और इसके लिए वो ऐसा करने वाली माओं को हीरोइक मदर अवार्ड और मॉनेटरी इंसेंटिव तक दिया करते थे। प्लस इंडिया में तो स्पेसिफिकली आप ये बात जानते ही हो कैसा माइंडसेट है। हर एक कपल चाहता है कि उन्हें एक लड़का पैदा हो। सो इसीलिए एक लड़के के चक्कर में भी इंडियंस ने बच्चे ज्यादा पैदा किए इन द पास्ट। आपने नोटिस भी किया होगा कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन में काफी लोगों के 5 से 6 बच्चे हुआ करते थे। वो समय ये कॉमन था। ये इसीलिए किया जाता था सिर्फ ताकि उन्हें एक लड़का बच्चा मिले। इसके अलावा भी और भी काफी सारे रीजंस हैं, जैसे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन की वजह से भी इंडियन पॉपुलेशन काफी ग्रो हुई, क्योंकि कोई भी देश जिसमें एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उसमें अक्सर आप देखोगे कपल ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि ज्यादा हेल्पिंग हैंड्स हो सके। सो इंडिया में ऑलरेडी पॉपुलेशन ज्यादा थी और ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन की वजह से लोगों ने और ज्यादा बच्चे पैदा करना शुरू कर दिए। लेकिन इसी दौरान वेस्टर्न कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था, और इसीलिए ज्यादा बच्चे पैदा करना मतलब ज्यादा खर्चा, और इसीलिए वहां की पॉपुलेशन उस रफ्तार से ग्रो नहीं की, उल्टा स्लो होने लग गई। एंड देन कट डाउन टू टुडे, आज के तारीख में तो हमने चाइना को भी ओवरटेक कर लिया है, और आज हम बन चुके हैं वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री।